नमस्कार। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने जो हजारों साल पहले अपने वक्त से कहीं ज्यादा आगे थी और फिर खामोशी से इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ेंगे और उस महान कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी हमें हैरान करती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों या खंडहरों की बात नहीं है। ये कहानी है एक बेहद बेहद विकसित समाज की, उनकी सोच की, उनकी तकनीक की और हाँ, उनके अचानक ओझल हो जाने के उस गहरे रहस्य की। यही वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सच कहूं तो सोने नहीं देता। तो चलिए जरा इस सभ्यता के आकार का अंदाजा लगाते हैं। अपने पीक पर यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, उस जमाने की जो सबसे मशहूर सभ्यताएं थीं, मिस्र और मेसोपोटामिया, अगर उन दोनों के एरिया को मिला भी दें तो भी ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये वाकई एक साम्राज्य था। और दिलचस्प बात तो ये है कि इसका मिलना भी अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, 1850 के दशक में रेलवे इंजीनियरों को कुछ पुरानी मजबूत ईंटें मिली। उन्होंने इसका महत्व समझा ही नहीं और उन्हें रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह इस्तेमाल कर लिया। असली खोज तो बहुत बाद में 1921 में शुरू हुई और धीरे धीरे दुनिया को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली गांव नहीं बल्कि एक विशाल सभ्यता के पूरे शहर थे। तो चलिए अपनी जांच का पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग देखते हैं, इनके हैरान कर देने वाले शहर। इनकी बनावट ऐसी थी मानो किसी ने पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाया हो। आज के आर्किटेक्ट्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। इनकी टाउन प्लानिंग कमाल की थी, एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं। ज्यादातर शहरों के दो हिस्से थे, एक ऊंचा किलाबंद गढ़, शायद यहां शासक या खास लोग रहते होंगे, और दूसरा एक बड़ा निचला शहर आम लोगों के लिए। और उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, अरे वो तो आज के कई शहरों को भी मात दे दे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इन शहरों में पक्की आग में पकाई हुई ईंटों का जमकर इस्तेमाल हुआ, और वो भी ज्यादातर एक ही स्टैंडर्ड साइज की। ये चीज उन्हें मिस्र जैसी दूसरी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग करती है, जहां कच्ची मिट्टी की ईंटें ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। ये इनकी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ऐसा नहीं था कि सारे शहर एक जैसे थे, नहीं, हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, शायद किसी धार्मिक काम के लिए, तो गुजरात के धोलावीरा में पानी जमा करने के लिए जबरदस्त तालाब बने थे। लोथल में तो ईंटों का बना पूरा का पूरा बंदरगाह मिला है, और कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेतों में से एक के सबूत मिले हैं। अच्छा, अब अगले सुरागों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वहां से मिली चीजों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी, उनका कारोबार कैसा था। देखिए, खेती ही इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। गेहूं और जौ तो मुख्य फसलें थीं ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास इन्होंने ही उगाया था। शायद इसीलिए यूनानी लोग इस इलाके को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला होगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पूरे के पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप के बाट मिले हैं, जो अक्सर 16 के अनुपात में होते थे। ये दिखाता है कि व्यापार को कंट्रोल करने का एक बहुत ही मुनज्जम सिस्टम था। कोई तो था जो इतने बड़े इलाके में इन नियमों को लागू करवाता था। इतनी एडवांस सभ्यता होने के बाद भी एक हैरान करने वाली बात है, वहां से धातु के सिक्के या किसी तरह की करेंसी का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा व्यापार चीजों के लेन देन पर होता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इनका व्यापार सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित नहीं था। मेसोपोटामिया, मतलब आज के इराक की पुरानी लिखावटों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। लिखा है कि वहां से कीमती पत्थर और हाथी दांत जैसी चीजें आती थीं। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी का ही इलाका था। ये इनके इंटरनेशनल ट्रेड का पक्का सबूत है। इनकी कला का सबसे बेहतरीन नमूना है इनकी मोहरें यानी सील्स। 2000 से भी ज्यादा मिली हैं। इन पर जानवरों की शानदार आकृतियां और वो रहस्यमयी लिखावट उकेरी गई है। शायद इनका इस्तेमाल व्यापार के सामान पर ठप्पा लगाने के लिए होता था। इनमें सबसे मशहूर है पशुपति मोहर, जिस पर एक योगी जैसी आकृति है। कई लोग इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। और ये दो मूर्तियां, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है।
कांसे से बनी डांसिंग गर्ल का आत्मविश्वास देखिए, आज भी हैरान कर देता है। और दूसरी तरफ शॉल ओढ़े ध्यान में बैठे पुजारी राजा की मूर्ति, ये बताती है कि मूर्तिकला में वो कितने माहिर थे। और अब हम आते हैं सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली पर। हजारों मोहरों, बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर एक लिखावट मिली है, एक लिपि। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर ये पढ़ ली जाए तो इस सभ्यता के कितने ही राज खुल सकते हैं। उनकी अपनी कहानियां, उनके राजाओं के नाम, उनकी प्रार्थनाएं, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है। तो अब अपनी जांच के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे बड़ा रहस्य है। इतनी विकसित, इतनी बड़ी और इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? एक बात समझना जरूरी है, ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ और ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। धीरे धीरे शहर वीरान होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया और लिपि का इस्तेमाल भी बंद हो गया। तो फिर हुआ क्या था? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। हो सकता है मौसम बदल गया हो, मॉनसून कमजोर पड़ गया हो, या फिर सिंधु और सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे खेती बर्बाद हो गई। विनाशकारी बाढ़ या भूकंप भी इसकी वजह हो सकते हैं। एक जमाने में आर्य आक्रमण की थ्योरी बहुत चलती थी कि बाहर से आए लड़ाकू लोगों ने इन शहरों पर हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। लेकिन अब ज्यादातर विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि खुदाई में बड़े पैमाने पर लड़ाई या मारकाट के वैसे सबूत नहीं मिलते जो किसी बड़े हमले की कहानी बताते हों। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो हाल में खोजें हुई हैं, वो इस पुरानी कहानी को एक नया मोड़ दे रही हैं और हमारी समझ को पूरी तरह से बदल रही हैं। हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों की डीएनए की जांच हुई और नतीजे चौंकाने वाले थे। सिंधु घाटी के लोगों के जीन उस समूह से बहुत अलग थे जिन्हें बाद में आर्यों से जोड़ा गया। सीधे शब्दों में कहूं तो इस बात का कोई जेनेटिक सबूत नहीं है कि बाहर से आए किसी समूह ने इन लोगों पर हमला किया या इनकी जगह ले ली। तो शायद गायब होना सही शब्द है ही नहीं, शायद ये एक बदलाव था। हो सकता है सभ्यता एकदम से मिटी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसका शहरी रूप खत्म हो गया। लोग शायद पूर्व और दक्षिण की तरफ छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में जाकर बस गए। उनकी संस्कृति बदली, लेकिन लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। तो आज भी हर कदम पर सवाल हैं। आखिर कौन थे ये लोग? उनकी लिपि में क्या लिखा है? क्या वे शांति से रहने वाले व्यापारी थे या उनके भी राजा और सैनिक थे? हर नई खोज एक जवाब देती है तो 10 नए सवाल खड़े कर देती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका अगला टुकड़ा जब भी मिलेगा तो शायद हमारी अपनी कहानी को भी थोड़ा बहुत बदल